नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाई इलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि पूरा देश बाई बाई इलेक्शन की चर्चा कर रहा है। बड़े बाई इलेक्शन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि एक तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, और अगर जब बीच में विज्ञापन आते हैं तो उसको स्किप करने के बजाय देख लीजिए। कम से कम 30 सेकंड देख लीजिए। कोई लंबे लंबे विज्ञापन होते हैं, मैं समझ सकता हूं, बहुत बोरिंग हो जाते हैं, तो 30 सेकंड देख लीजिएगा। तो उसका जो जो भी उसके थ्रू कुछ पैसा आने की बात होती है वो मिल जाएगा। तो इसलिए 30 सेकंड देख लीजिए। इसके अलावा आपसे फिर से आग्रह, कुछ आर्थिक सहयोग अगर आप लोग कर देंगे, मेंबर्स बन जाएंगे, मंथली मेंबरशिप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वन टाइम मदद कर देंगे तो हमें चैनल चलाने में और आसानी रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाई इलेक्शंस की। देश का ये बड़े स्तर का बाई इलेक्शन था। बड़े स्तर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कई राज्यों में था। 13 राज्य में बाई इलेक्शन थे। 29 विधानसभा की सीट इस पे दांव पे लगी हुई थी, और इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी। तो 13 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी, एक तरह से 14 जगह, 29 विधानसभा और 3 लोकसभा की सीट का निर्णय होना था। तो आज पहले हम लोग सिर्फ बात करेंगे विधानसभा की, फिर लोकसभा सीट की। अब एक चीज समझ लें कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन को, क्योंकि बीजेपी का जो टोटल आप देख लीजिए, वो कुछ भी होता है, इलेक्शन इलेक्शन वो फोकस्ड इलेक्शन के प्रति रहते हैं। जैसे कुछ लोग केवल एग्जाम ही देना जानते हैं, उनको क्या लिखा उससे मतलब नहीं, रट लो, एग्जाम दे लो, एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ। उसी तरह से बीजेपी इलेक्शन फोकस्ड है। तो इसलिए कल आपको अगर याद हो, जब शुरू में आ रहा था कि बीजेपी आगे चल रही है या बीजेपी आगे चल रही है, जो लोग टीवी देख रहे थे, अब टीवी के भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह था कि बीजेपी जीतेगी तो कुछ धूम धड़ाका किया जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा पानी फिर गया। आज की जब हेडलाइंस आप किसी भी प्रिंट मीडिया को देख लीजिए तो किसी ने भी हेडलाइन नहीं लगाई है, जबकि ये बड़ा बात हुई है। लोगों को ये कहीं जैसे मन में है कि ये क्या हो गया, तो मजा नहीं आया जैसे उनको। अब सबसे पहले मैं कहां कहां इलेक्शंस हुए, जल्दी से उस पे बात, वहां पे क्या मुख्य टेक अवे था, क्या क्या हुआ वो बात कर लें। हालांकि कल मैंने 1 घंटे के अपने लाइव शो में इस पे बात की थी, लेकिन अब जरा और सिलसिलेवार कर लें। असम में कुल 5 बाई इलेक्शन हुए, उसमें से 3 बीजेपी जीती, 2 उसकी सहयोगी पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी जीती। लेकिन जो बीजेपी जीती है टेक्निकली 3, ये एक चीज समझ लीजिए, ये लोग जीते थे दूसरी पार्टी से। जब अभी हाल में इलेक्शन हुआ था 2-4 महीना पहले, डिफेक्ट होके बीजेपी ने इनको तोड़ा, या ये अपने अपने आप ही उनको बीजेपी अच्छी लगी। इलेक्शन जीतने के बाद ये सरकार बन गई तो ये बीजेपी में चले गए, इस्तीफा दिए, और एक तरह से बीजेपी ने कोई नई सीट नहीं, उन्हीं को रिटेन किया है। लेकिन टेक्निकली चूंकि वो अब बीजेपी के एमएलए हैं, तो ये दिखाया है कि 3 बीजेपी की सीट और 2 उसके सहयोगी पार्टी यूपीपी की। इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो बीजेपी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। तो अच्छी बात है। मुझे लगता था कि पहले से राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन वो कह रहे हैं अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। कांग्रेस 5 जगह लड़ी, और ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कि समझ लीजिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दल जो उनके एआईयूडीएफ थे और बीपीएफ थे, ये दोनों बोडो पीपुल्स फ्रंट, इन लोगों के साथ पिछला इलेक्शन जो विधानसभा था वहां फ्रंट बना के लड़े थे। इस बार वो फ्रंट अलग था। कांग्रेस ने 5 सीट पे लड़ी। अब वेस्ट बंगाल की बात कर लें। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया। तृणमूल कांग्रेस ने 2 सीटें जो बीजेपी की थी वो वापस, मतलब वो जीती, 2 अपनी रिटेन की, और अब उसकी 294 की विधानसभा में 217 सदस्य उसके हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है। और जो ये जीते भी है ना, ये बहुत डिसाइसिव मार्जिन से जीते। 4 सीटों में 65,000, 93,000, 1.43 लाख, 1.64 लाख, मतलब एक 1.5 लाख से जीत रहे हैं। तो एक तो बहुत ही वो हुआ। बीजेपी जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां उसका वोट प्रतिशत करीब 38% था, वो गिर के इस बार 16% हो गया। 22% की गिरावट वहां देखी गई है। अब ये जरूर है कि 4 में से 3 जगह बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है वेस्ट बंगाल में। और एक चीज और मैं बता दूं, बीजेपी में अब 17 विधायक रह गए हैं, और उस 17 में भी 5 ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अब हम लोग बीजेपी के साथ नहीं है। एक कैलाश विजयवर्गीय साहब, नाम आपको ना जाने माने नाम है,
उन्होंने एक अजीब सा वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य पहले सुन लीजिए, फिर मैं उस पर आपके अगली बात करता हूं। विजय वर्गीय साहब का वक्तव्य सुन लीजिए। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहां पर। और इसलिए जो भी वहां पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। अगर आप यहां पे कैलाश विजयवर्गीय साहब का मैं चेहरा ना दिखाऊं, तो उन्होंने अपना जो पहले पार्ट ऑफ स्टेटमेंट दिया कि विपक्ष कैसे रहेगा, कैसे विपक्ष काम करेगा, तो ये लगेगा कि ये कोई विपक्ष का व्यक्ति भाजपा के लिए सब बातें कह रहा है। क्योंकि जो जो बातें कहे ना कि कैसे काम करेगा, वो तंग कर रहे हैं, ये सारे काम तो आपकी पार्टी कर रही है। हाँ, दूसरी जो बात उन्होंने कही, जो उन्होंने कहा ना कि इस्लामीकरण है, उसमें चाहे वो चेहरा दिखाइए, मत दिखाइए, आवाज बदल दीजिए, वो आंख बंद करके भी कोई कहेगा कि ये तो कोई भाजपा का नेता ही इस तरह की बातें कर रहा है। हर चीज में इस्लामीकरण, कि इस्लाम आया था तो हथियार लेके आया था, क्या क्या बातें हैं कर रहे हैं। खैर, अब आ जाए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 3 विधानसभा के चुनाव हुए। उस 3 विधानसभा चुनाव में 2 बीजेपी जीती और 1 कांग्रेस जीती। लेकिन कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट यह था कि जो कांग्रेस सीट जीती वो 31 साल से उस पर बीजेपी का आधिपत्य था, वो वापस जीत के कांग्रेस आई है। फिर मेघालय की बात कर लीजिए। मेघालय में 3 सीट, ना बीजेपी के पास कुछ, ना कांग्रेस के पास कुछ। वहां पे जो मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसने तीनों सीटें वो जीती। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा जिसपे चर्चा इस समय हो रही है, जिसपे चर्चा बीजेपी नहीं करना चाहती है, वो है हिमाचल प्रदेश की सीट। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा की सीट थी और ये तीनों सीटें इस बार बीजेपी जीत के, बीजेपी के जो जीती हुई थी, बीजेपी के हाथ से खींच के कांग्रेस जीत के आई है। ये एक बड़ा भारी चीज थी। और साथ में मैं मंडी लोकसभा की बात करूंगा, जहां से फिर कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जीती। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न हैं जो जिसपे प्रश्न उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। पहला प्रश्न, अनुराग ठाकुर इतने कद्दावर मंत्री हैं, धूमल जी उनके पिताजी वहां एक मतलब बीजेपी के एक फैक्शन को लीड करते हैं या बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, ताकतवर नेता हैं, और अनुराग ठाकुर जी को जो उन्होंने दिल्ली में जिस तरह के बयान दिए थे और उससे खुश होकर बीजेपी के नेतृत्व को लगा कि नहीं, इनको स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो एक तो इनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी, इतने खराब परफॉर्मेंस कैसे हुआ। दूसरा जो ज्यादा बड़ा सवाल है वह है जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अजीब सी बात आपको लगेगी, जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अभी यही कहीं किसी और जगह हो गया होता, ये कोई भी राष्ट्रीय, अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह के हाल होता उसकी होम स्टेट से, तो आप सोच सकते हैं क्या आफत मच गई होती। लेकिन जेपी नड्डा जी आते हैं तो वहां से बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हार की वजह एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। जो जयराम ठाकुर साहब जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो हार की वजह क्या बता रहे हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी, इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे, मैंने एक आपको इसलिए सुना दिया कि दूसरा सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बहुत जगह नहीं चला है। वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी में भीतरघात हुआ है। जिस स्टेट में जेपी नड्डा जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वहां पे ही ये व्यक्ति कह रहा हूं, अनुराग ठाकुर दूसरे कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे यहां भीतरघात हुआ है। तो भीतरघात करने वाले कौन है भाई? वहां तो ये 4-5 मुख्य नेता है ना, तो किसने भीतरघात किया है? ये भी एक अजीब सी चीज है।
और एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने इसका कारण ये भी डाला है कि महंगाई पूरे देश में है, लेकिन महंगाई को यहां कांग्रेस ने मुद्दा बनाने में सफल रही। तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी महंगाई मुद्दा बन जाएगी तो बीजेपी की हार निश्चित है। इस बातें उनसे कह रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, 2019 यहाँ पे राम जी जो एमपी थे वो 4,05,000 मतों से जीते थे। तो कहां 4,05,000 से खिंच गिर के ये सीट बीजेपी हार गई है, ये भी एक अजीब सी चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और थी कि यहां से जो बीजेपी ने जिनको खड़ा किया था वो करगिल के वॉर हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर साहब थे। हिमाचल प्रदेश में भी जैसे उत्तराखंड है, जो पहाड़ के जो होते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग फौज में हैं, एक बड़ी संख्या में लोग फौज में हैं, और फौज का यहाँ एक दबदबा और बोलबाला रहता है इलेक्शन के समय, लेकिन वो भी बीजेपी को कामयाबी नहीं दिलवा पाए। तो अब बात हिमाचल प्रदेश की होगी। अब मैं जरा बात कर लूं कि बाकी जगह की। बिहार में 2 सीटें थी, दोनों सीटें जनता दल यू ने जीती, रिटेन की। और वहां पे एक बड़ा कारण यह था कि जो आरजेडी और कांग्रेस इस बार अलायंस में नहीं लड़े। आरजेडी अपना पूरा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। तो वोट का जो भी बंटवारा होना था ये तो होना ही था, इस तरह की चीज है। मुझे फिर कर्नाटक की 2 सीटें थी। कर्नाटक की 2 सीटों में एक बीजेपी ने जनता दल एस से हथियाई, जनता दल एस के उससे पहले एमएलए थे उसको बीजेपी, और एक कांग्रेस ने बीजेपी से हथियाई, बीजेपी वहां जीती। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये बहुत से लोग आपको जल्दी बता नहीं रहे हैं। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जहां पे कांग्रेस जीती है हंगल से, वो जो चीफ मिनिस्टर बासव राज बोमई साहब हैं, वो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका गृह जनपद है। और उससे हवेरी और उससे सटी हुई, जो हंगल से सटी हुई शिवगवी जो उनका क्षेत्र है जहां से वो चुन के आते हैं, वो सटे हुए दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं। वहां से ये हार हुई है चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र से। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल वाली चीज है। राजस्थान में 2 सीटें, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती, और यहां पे बीजेपी दूसरे नंबर पे नहीं रही, एक जगह शायद तीसरे पे और एक जगह शायद चौथे पे है, मतलब दूसरे पे तो नहीं है, ये पक्का है। अब बात कर लें जरा आंध्र प्रदेश में, एक थी जो रूलिंग वाईएसआर जीते। हरियाणा की थोड़ी बात इसलिए करना आवश्यक है कि वो जो रिजल्ट आया है वो मुझे भी कुछ उसका बहुत स्पष्ट, मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अभय चौटाला जी पिछली बार 12,000 मत से जीते थे। इस बार उनका वोट तो बढ़ा है लेकिन वो 6,000 मत रह गए हैं, मार्जिन जो उनका है। उन्होंने साफ साफ कहा था ये किसान आंदोलन पे रेफरेंडम है, लेकिन जैसा लगता है कि भाई पंजाब में, हरियाणा में किसान सारे एक तरह से विपक्ष के साथ हैं, वो इस इलेक्शन में तो कम से कम वोट देख के नहीं है। अब या तो स्ट्रेटेजी की दिक्कत है या कुछ लोग जो भी कारण इसके हो, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने उस तरह का कोई असर नहीं दिखा पाई है इस इलेक्शन में। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपनी सीट रिटेन की। मिजोरम में एक सीट है जो मिजोरम की रूलिंग मिजो नेशनल फ्रंट है, वही जीता। लेकिन मैं इसलिए बता दूं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में जेडपीएम जो पार्टी है वो 2nd नंबर पे रही, और जो 3rd नंबर पे कांग्रेस है वो भी 3,927 वोट, जीतने वाले को 5,820 वोट। बीजेपी के 246 वोट थे। तेलंगाना में एक सीट, और वो एक सीट बीजेपी के खाते में आई। जैसे वहां पे आपको मैंने असम में बताया था, यहां पे भी बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता थे, बीजेपी के नहीं थे, चंद्रशेखर जी के साथ थे, इटाला राजेंद्र साहब, वो छोड़ के सरकार छोड़ के रिजाइन करके वो बीजेपी के साथ आके बैठे हैं और वो यहां से जीते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका 2000 जो पिछला इलेक्शन था, शायद 2018-19 जो भी था, 19 में 43,000 की विक्ट्री मार्जिन थी। अब वो विक्ट्री मार्जिन 23,000 रह गई है, तो उनकी विक्ट्री मार्जिन भी कम हुई है बीजेपी में जाने से। अब मैं एक जल्दी से आपको एक इसके बयान कर दूं, उसके बाद लोकसभा की बात कर दूंगा। देखिए, 2 तरह की बातें समझ लीजिए। कुल 13 स्टेट में इलेक्शन हुआ है और प्लस एक यूनियन टेरिटरी। विधानसभा के इलेक्शन 13 स्टेट में हुए हैं। उस 13 स्टेट में जो बीजेपी है उसके चीफ मिनिस्टर या उसकी रूलिंग पार्टी जो डायरेक्टली जहां रूल कर रही है वो है असम, वो है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। इस जगह या तो उनका चीफ मिनिस्टर है या वो डायरेक्टली बीजेपी
5 स्टेट में वो कर रही है और 4 स्टेट में वो सहयोगी पार्टी के रूप में है। तो एक तरह से 9 स्टेट में बीजेपी रूल कर रही है। उसके उलट कांग्रेस जो है उसका चीफ वो डायरेक्टली एक जगह राजस्थान में उसका चीफ मिनिस्टर है और सहयोगी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। तो 2 जगह वो कर रही है। अब कौन कितना जीता ये भी समझ लीजिए। जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी 7 सीट जीती है टोटल उसमें और कांग्रेस 8 सीट जीती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस कम स्टेट में रूल कर रही है, बीजेपी ज्यादा स्टेट में रूल कर रही है। बाई इलेक्शन का जो जनरल वो होता है उसके अनुसार जो पार्टी पावर में रहती है उसी के कैंडिडेट जीतते हैं। लेकिन यहां पे ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये खतरे की घंटी, लोगों का गुस्सा है। अब मैं बहुत जल्दी से आपको लोकसभा की बात बता दूं। लोकसभा की 3 सीटें थी। पहली सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो मंडी की है। मंडी के बारे में मैं वैसे आपको बता ही चुका हूं। उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी को पिछली बार 69% 69% वोट मिले थे, जो अब घट के 48% रह गए हैं। मैं दूसरी जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खंडवा की सीट रिटेन की है, लेकिन तीनों लोकसभा इलेक्शंस में इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज बीजेपी के वोट तीनों जगहों पे कम हुए हैं। वहां मैंने आपको बता ही दिया था मंडी में, यहां पे उसको 2014 और 2019 में 57% वोट मिले थे। इस बार जीत तो गई है लेकिन 49% वोट मिले हैं, 8% वोट कम हुए हैं। दादर नगर हवेली में जो बीजेपी थी वो 2019 में 41% वोट पाई थी, 2021 में 34% वोट पाई है। लेकिन दादर नगर हवेली में वो जीती नहीं है। वो वहां पे शिवसेना पहली बार एंट्री की है और शिवसेना ने मोहन डेलकर जी की पत्नी को लड़ाया था। मोहन डेलकर जी वही जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी बंबई में जाके, और उसके बाद से अब प्रश्न अनउत्तरित आज भी हैं। वहां पे वो रिकॉर्ड वोट से उनकी पत्नी जीती हैं। तो यहां का मैं इसलिए ये कर रहा था कि लोकसभा में भी 1 सीट बीएसपी खंडवा की, इस रिड्यूस मार्जिन, कांग्रेस का 1 गेन मंडी में और शिवसेना का 1 गेन, जो कांग्रेस के साथ दोनों लोग मिलकर एक साथ सरकार चला रहे हैं। तो एक तरह से 66-33% रहा है। कुल मिला के मेरे हिसाब से एनालिसिस ये है कि बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। 13 स्टेट क्या 14 जगह पे अगर पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तो ये एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि एक ही तरह का लोगों का, अलग अलग तरह के अलग के व्यवहार हैं, लेकिन बीजेपी से लोगों का गुस्सा है। इसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब बीजेपी इसको लेके आगे क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।